Hello everyone, welcome to the free 5-day crash course on cultural studies. आज है डे 3 और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है which is ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। आशा करती हूँ आप सबको ये कल्चरल स्टडीज सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप आज पहली बार इस सीरीज़ के लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आप बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल स्टडीज, cultural exchange and hybridization, globalization, cultural homogenization, the McDonaldization of culture, cultural imperialism, Arjun Appadurai's concept of escapes, resistance to globalization, the role of media in cultural studies, जिसमें हम पढ़ेंगे media and representation, and important theories, popular culture in cultural studies, high culture versus low culture, John Baudrillard's concept of simulacra and simulation, concept of cultural pastiche, and lastly cultural resistance and empowerment. तो अब जल्दी से इसे शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन कल्चरल स्टडी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैश्वीकरण, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी लोग, कंपनीज, गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ये एक फ्लो है, फ्लो ऑफ कैपिटल, आइडिया एंड इंफॉर्मेशन, या जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी लोग, कंपनीज, गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं अपने विचारों का, अपने इंफॉर्मेशन का, इवन कैपिटल का यानी कि मनी का, अक्रॉस द बॉर्डर्स। ग्लोबलाइजेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरैक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड, जो हम ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट रिलेशंस के द्वारा करते हैं। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम अक्रॉस द बॉर्डर के पार भी एक दूसरे के कल्चर को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखते हैं। कोई हमारी संस्कृति को अपनाता है, हम कुछ उसकी संस्कृति को अपनाते हैं। ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी होता है, यानी कि दुनिया भर की तमाम देशों की गवर्नमेंट्स आपस में साथ में मिलकर काम करती हैं, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाकर, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल एक्सचेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम हमारे कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस और आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं बिना किसी बॉर्डर की लिमिटेशन के, जिससे कई सारे कल्चर आपस में ब्लेंड होते हैं। हम इंडियन कल्चर्स के साथ काफ़ी सारे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं, आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह दुनिया भर के लोग एक दूसरे के कल्चर को, वैल्यूज़ को और आइडियाज़ को जब अप्रिशिएट करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, नई आइडेंटिटीज़, कल्चर और एक्सपीरियंस फॉर्म होते हैं। और जब ये नई आइडेंटिटीज़ बनती हैं, एक्सपीरियंस बनते हैं, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर। और हाइब्रिडाइजेशन ही हमारे अगले कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, और हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो कि मिलके बना है 2 शब्दों से, ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, यानी कि 2 वर्ड मिक्स हुए हैं, ग्लोबल एंड लोकल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ग्लोबल आइडियाज, प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस को लोकल लोगों के लिए, किसी क्षेत्र के स्पेसिफिक लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए फिट किया जाता है ताकि वहाँ के लोग उसे अपना मान सके और इजीली अडॉप्ट कर सके। इसके एग्जाम्पल है फास्ट फूड चेन लाइक मैकडोनल्ड, जो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेन्यूज को सर्व करती हैं वहाँ के लोकल लोगों तक अपनी पहुंच को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उनके टेस्ट बर्ड्स को सूट करने के लिए, जिससे उनके ग्लोबल ब्रांड की आइडेंटिटी हर जगह के जो लोकल्स हैं उनको पसंद आ सके। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ है। जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट कल्चर या डोमिनेंट पीपल और उनका डोमिनेंट कल्चर,
यूजुअली वेस्टर्न कल्चर वो लोकल कल्चर को ओवरशैडो करता है, यानी लोकल कल्चर को फीका कर देता है, लोकल कल्चर की जो छाप है उसे डिमिनिश कर देता है, जिससे जो लोकल कल्चर होता है उसका लॉस होता है, कहीं पीछे छूट जाता है और कल्चरल डाइवर्सिटी का भी नुकसान होता है, जिसकी वजह से नियो कॉलोनियलिज्म का एम्पायर बढ़ने लगता है। कॉलोनियलिज्म को तो हम सब जानते ही हैं। नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब है नए प्रकार का कॉलोनियलिज्म, क्योंकि आजकल पहले की तरह तो कोई कंट्री दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज नहीं करती है, तो अब ये चीज़ें अलग तरीके से हो रही हैं, जिसको एक टर्म दिया गया है। ये कल्चरल कंट्रोल का ही एक फॉर्म है, पर इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्टली नहीं किया जाता। यानी कि किसी पावरफुल कंट्री का या फिर कंपनीज का लेस डेवलप्ड कंट्रीज पर अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल जमाना उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल प्रेजेंस की मदद से। वो कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं फिजिकल, बट इन इनडायरेक्ट तरीक़ों से वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और लोकल लोगों पर अपना अधिकार, अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं। और इस तरीके से लोकल कंट्रीज़ के ट्रेड्स को, इनके इंस्टीट्यूशंस को और रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाते हैं। अपनी कल्चरल वैल्यूज़ और आइडियाज़ को लेस डेवलप्ड कंट्री पर इसी तरह थोपने की कोशिश भी करते हैं, और इस तरीके से वो लेस डेवलप्ड कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिप्लोमेसी की मदद से या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की मदद करने के नाम पर। जैसे कि कुछ अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़, जिनमें पावरफुल कंट्रीज़ के पास पावर है इन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की, रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड ऑयल। अब इससे जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्हें मेहनत मजदूरी का काम मिलता है, पर उसकी जो आमदनी होती है वो काफ़ी कम मिलती है और उन लोगों को सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं और उनका ही जो एनवायरनमेंट है उनके आसपास का वो भी ख़राब होता है। और यही एग्जाम्पल है नियो कॉलोनियलिज्म का। अब हम पढ़ेंगे मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ कल्चर। ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज रिट्जर ने अपनी बुक मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी में, जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी। रिट्जर कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें फास्ट फूड चेन जैसे कि मैकडोनल्ड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी के अब अन्य जो सेक्टर हैं वो भी अपना रहे हैं और वैसे ही होते जा रहे हैं, एक फास्ट फूड चेन की तरह ही होते जा रहे हैं। और वो कहते हैं ये जो मैकडोनल्डाइजेशन सोसाइटी का हो रहा है वो किस तरीके से होमोजेनाइजेशन को बढ़ावा देता है और सोसाइटी पे इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। उन्होंने मैकडोनल्डाइजेशन के 4 मेन कैरेक्टर कीज दिए हैं। पहला है एफिशिएंसी। ये एक प्रोसेस है अपने गोल्स को अचीव करने की, या एक मेथड है अपने टास्क को मिनिमम एफर्ट से पूरा करने का। सेकेंड इज कैलकुलेबिलिटी, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिनको काउंट किया जा सके, जिनकी गणना की जा सके। जैसे कि मैकडोनल्ड में सर्विस देने की जो स्पीड है उसका जो महत्व है वो ज़्यादा है। इस सिस्टम में क्वांटिटी को महत्व दिया जाता है, ना कि क्वालिटी को। यानी कि फोकस हो सकता है, जैसे मैकडोनल्ड के टर्म में गए तो फोकस ज़्यादा खाना बनाने पर हो सकता है, जल्दी खाना बनाने पर हो सकता है, जल्दी सर्व करने पर हो सकता है, पर क्वालिटी से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस खाना जल्दी बनाना है, क्विक बनाना है। थर्ड इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो हर जगह मिले तो वो सेम ही मिले। यानी कि आप मैकडोनल्ड की किसी भी चेन में जाओगे तो आपको जो खाना है वो एक ही जैसा मिलेगा। रिट्जर का कहना है कि इस तरीके से डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। एंड फोर्थ इज कंट्रोल, कंपनी द्वारा ऐसे रिजिड नियमों को बनाना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे वो एम्प्लॉय को और साथ ही साथ उनके कस्टमर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिट्जर के अकॉर्डिंग ये जो चारों कैरेक्टर कीज हैं मैकडोनल्डाइजेशन सिस्टम की, ये आजकल अन्य सेक्टर भी कर रहे हैं। यही नियमों को, इसी पैटर्न को सब लोग लागू कर रहे हैं, जिससे वर्क और लाइफ में डाइवर्सिटी और यूनिकनेस खत्म होती जा रही है और हम लोग होमोजेनाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरल इंपीरियलिज्म से मतलब है एक कल्चर का दूसरे कल्चर के ऊपर हावी होना, डोमिनेंट होना।
मोस्टली पावरफुल कंट्रीज और नेशंस के द्वारा वीकर कंट्रीज और नेशंस पर अपना डोमिनेंस प्राप्त करना ही कल्चरल इंपीरियलिज्म है। इसमें जो पावरफुल कंट्रीज है वो अपने ट्रेडिशन, वैल्यूज और साथ ही अपने विचारों से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दूसरी कंट्री को देने की और थोपने की कोशिश करते हैं और वो इसमें सफल भी हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मूवीज़ हो सकती हैं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, या म्यूज़िक है, या क्लोथिंग ब्रांड्स, फास्ट फूड चेन्स इसका उदाहरण है। मान लीजिए एक क्लोथिंग ब्रांड है जो एक पावरफुल कंट्री से आता है, वो एक लेस पावरफुल कंट्री में अपनी जगह बनाता है। इस तरीके से जगह बना लेता है कि जिस कंट्री का वो है भी नहीं, लेस पावरफुल कंट्री का बच्चा भी उस ब्रांड को जानता है और वहाँ से सामान खरीदना चाहता है या खरीदते हैं लोग। तो इस तरीके से जो पावरफुल कंट्री है वो दूसरी कंट्री में, वीकर कंट्री में अपनी जगह बना लेती है। जब जगह बना लेती है तो धीमे धीमे वो दूसरी कंट्री पर अपना डोमिनेंस भी पा लेती है और वहाँ को इन्फ्लुएंस भी करने लगती है। इन्फ्लुएंस करने में मास मीडिया सबसे ज़्यादा मदद करता है पावरफुल कंट्री की, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मीडिया, मूवीज़, ये सारी लेस पावरफुल कंट्रीज और वीकर कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस, डोमिनेंट कंट्री की इन्फ्लुएंस छोड़ने में मदद करता है। इसके नुकसान ये होते हैं कि जब डोमिनेंट कंट्री के वैल्यूज़, ट्रेडिशंस और कल्चर वीकर कंट्री में आने लगते हैं तो लोग कहीं ना कहीं अपना लोकल कल्चर जो होता है उसको भूलने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे जॉन टॉमलिंसन्स क्रिटिक ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म। जॉन टॉमलिंसन्स कहते हैं कि कल्चरल इंपीरियलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक मॉडल है, बाहर से कुछ लोग आए, बाहर की कंट्रीज से आए और उन्होंने वीकर कंट्री को इन्फ्लुएंस कर दिया और इस तरीके से दिखाया जाता है कि वीकर कंट्री जो है उसका कोई योगदान नहीं था इस चीज़ में, वो तो बिल्कुल पैसिव विक्टिम की तरह शो किया जाता है, जिसको वो गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि ये व्यू ये भूल जाता है, इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि कैसे जब कल्चरल इंपीरियलिज्म की प्रोसेस हो रही थी उस टाइम पे जिस कंट्री पे हो रही थी उस कंट्री ने अपनी एजेंसी को खुद संभाला होगा, उन्होंने खुद अग्री किया होगा वो चीज़ को अपनाने में। ऐसा नहीं है कि कोई आप पर कोई चीज़ें केवल ऐसे थोप सकता है, आप वो लोग आए और आपको इन्फ्लुएंस कर गए, आपने भी इन्फ्लुएंस होने की चाहत रखी होगी, आपने भी परमिशन दी होगी, आपने भी तो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश की होगी और अडॉप्ट किया, उसको परमिशन दी। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपने भी उन्हें अपनाने की, अडॉप्ट करने की कोशिश की होगी या कभी डोमिनेंट कल्चर को रजिस्ट करने की भी कोशिश की होगी, इस बात की एजेंसी लेनी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि कल्चरल इंपीरियलिज्म की प्रोसेस कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, ये कोई लीनियर प्रक्रिया नहीं है। वेस्ट बाकी सारी दुनिया में अपने कल्चर को, वैल्यूज़ को ऐसे इम्पोज कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये इंटरैक्टिव ग्लोबल कल्चरल फ्लो है। नए कल्चर को कोई ऐसे ही अब्जॉर्ब नहीं कर लेता, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। लोग पहले नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद अडेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद मिक्स कर एक नए कल्चरल फॉर्म को जन्म देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्जुन अपादुरैस कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्स। अर्जुन अपादुरैस इंडियन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ में मेजर थियरीज दी हैं। उन्होंने स्केप्स का कॉन्सेप्ट उनकी ग्लोबलाइजेशन थियरी में दिया था, जो कि उनके ऐसे डिसजंक्चर एंड डिफरेंस इन ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी का पार्ट है। उन्होंने ग्लोबल कल्चरल फ्लो को समझने के लिए 5 डायमेंशंस दिए, जिन 5 डायमेंशंस को उन्होंने स्केप्स का, तो अब हम उन 5 स्केप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एथनोस्केप्स। एथनोस्केप्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर के लोगों का जो दुनिया में मूवमेंट है वो एथनोस्केप्स में आता है, जिसमें टूरिस्ट, माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, अदर छोटे मोटे इंडिविजुअल्स, लोग और ग्रुप्स, सभी लोग शामिल हैं जो दुनिया में मूवमेंट करते हैं और एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को भी पार कर जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने मोबिलिटी के फ्लूइडिटी को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे लोग यहाँ से वहाँ होते रहते हैं और इधर उधर जाते हैं, जिससे एक दूसरे के बीच में कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ता है। सेकेंड इज मीडिया स्केप्स। इसमें उन्होंने मीडिया के साधनों को रखा
distribution and production of media images and content, shaping how people perceive events and culture globally. यानी कि दुनिया भर के लोगों का आपस में मीडिया, इमेजेस, कंटेंट का आदान प्रदान, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, टेलीविज़न, मूवीज़, म्यूज़िक, यानी कि ये सारे मीडिया रिसोर्सेज ही हैं जो हमें ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट कर रखते हैं और हमारे मन में कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म करते हैं कि दूसरे हमें और हमारे कल्चर को कैसे देखेंगे। थर्ड, उन्होंने दिया टेक्नोस्केप का कॉन्सेप्ट, जिसमें था फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर्स के आर पार हमारे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और फ्लो, और दोनों तरह की टेक्नोलॉजी को इसमें रखा गया, हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ को भी और हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, जो हमें आपस में जोड़ता है, हमें एक दूसरे से जानकारियाँ, नॉलेज और रिसोर्सेज बांटने में मदद करता है। और इसके एग्जांपल है मोबाइल टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट। फोर्थ इज फाइनेंसस्केप, द ग्लोबल फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि मुद्रा का इंटरनेशनल लेवल पर आदान प्रदान, यानी कि हम लोग पैसों का आदान प्रदान इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे से करते रहते हैं, जिसके एग्जांपल है स्टॉक ट्रेड्स, इंटरनेशनल ट्रेड्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, और लास्टली आइडियोस्केप, यानी कि ग्लोबल लेवल पर हमारे पॉलिटिकल आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़, वैल्यूज़ का आदान प्रदान। जनरली ये आइडियाज़ फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए होते हैं। हम लोग देखते हैं कि दूसरे देशों में फ्रीडम से जुड़े हुए या ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं, किस तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं, हम उन्हें अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे उससे कुछ सीख लेते हैं हमारे से, तो इनका एक्सचेंज आइडियोस्केप में आता है। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की मदद से दुनिया भर में इंटरनेशनली कम्युनिकेशन तो बढ़ा ही है, इकोनॉमी का आदान प्रदान होता है, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, पर ये सब चीज़ें लोकल कल्चर के लिए एक मुसीबत सी भी बन जाती है कभी कभी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन डोमिनेंट कल्चर को बढ़ावा देता है, तो लोकल कल्चर को के लिए ये इरोजन का काम करता है, यानी क्षति पहुंचाता है। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, उनकी कम्युनिटीज जो होती हैं, अपने कल्चर को, लोकल कल्चर को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाती हैं, अपने लोकल कल्चर को बचाने की कोशिश करती हैं, प्रोग्राम्स रख के और फेस्टिवल्स को बनाकर, इनकी वैल्यूज़ को स्प्रेड करने की कोशिश कर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए ग्लोबल कल्चर को अपने लोकल कल्चर के साथ ब्लेंड कर चलते हैं, और ये एक रेजिस्टेंस का तरीका है ग्लोबलाइजेशन से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैकडोनल्ड, जैसे कि इंडिया में वो आलू टिक्की बर्गर सेल करते हैं, जो वो कहीं भी सेल नहीं करते। उन्हें पता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो आलू टिक्की को बहुत खाते हैं, और ऐसे वो नॉर्मल जो उनका बर्गर दुनिया में वो बेचते हैं, जो कि मीट और बीफ की पैटीज़ के साथ, वो यहाँ नहीं चलेगा। और यहाँ के लोग भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की चाहत रखते हैं, तो आलू टिक्की बर्गर इसका एक सॉल्यूशन है, जिसमें उनका, हमारा जो कल्चर है आलू टिक्की का और उनका जो बर्गर है वो मिक्स हो गया है। या फिर बॉलीवुड विदेशी सिनेमैटिक टेक्निक्स को यूज़ करता है इंडियन स्टोरी टेलिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन, स्टुअर्ट हॉल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। स्टुअर्ट हॉल ने कहा कि मीडिया अपनी एक मैसेज डिलीवर करने के लिए उनकी जो इंटेंट होती है उससे मैसेज को एनकोड करती है, पर ऑडियंस उसे डिकोड अपनी नॉलेज और समझ के अनुसार करती है। जैसे कि फिल्म मेकर्स हो गए, एडवर्टाइजर्स हो गए, वो अपने इंटेंट से कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, अपनी मूवीज़ और एडवर्टीजमेंट से, अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ के अनुसार वो उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। पर जो ऑडियंस होती है उस मूवी का मतलब या एडवर्टीजमेंट का मतलब अपनी नॉलेज, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ और बैकग्राउंड के हिसाब से लेती है। स्टुअर्ट हॉल के मुताबिक 3 तरह की रीडिंग्स आने की संभावनाएं होती है। पहला है डोमिनेंट और प्रेफर्ड रीडिंग। इसमें ऑडियंस वही मैसेज डिकोड करती है जो मैसेज इनकोड करने वाला चाहता है। मान लीजिए किसी ने एडवर्टाइजमेंट दिया और उन्होंने जो मैसेज डिलीवर करने का इंटेंट किया, तो ऑडियंस भी फुल्ली वही समझ रही है, क्योंकि उनके शायद बिलीव्स और बैकग्राउंड सेम है, तो उसे डोमिनेंट और प्रेफर्ड रीडिंग कहेंगे। इसका जैसे कि अगर रिसाइकलिंग के लिए एक अनाउंसमेंट की गई है, तो ज़्यादातर लोग
जो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हैं उसे इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी मैसेज मानेंगे और उस इंटेंट को समझेंगे जो अनाउंसमेंट करने वाले ने चाहा है। सेकेंड इज नेगोशिएट रीडिंग। इसमें ऑडियंस जो मैसेज डिलीवर किया गया है उसे पार्शियली एक्सेप्ट करती है, यानी थोड़ा एक्सेप्ट करती है और थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है और अपने हिसाब से एडप्ट करने की कोशिश करती है। पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करती पर थोड़ा बहुत स्वीकार करती भी है। जैसे कि अगर रिसाइकलिंग की जो अनाउंसमेंट है उसको नेगोशिएट रीडिंग में देखा जाए तो ऑडियंस रिसाइकलिंग को ज़रूरी मान सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन कर सकती है कि अभी इतना अर्जेंट नहीं है, या फिर उसे खुद अडप्ट नहीं कर सकती। वो कहेगी रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है बट वो खुद अडप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मे बी उनकी पर्सनल लाइफ और शेड्यूल इस तरीके से है, या वो अपने आसपास के सिस्टम की वजह से ऐसा करेंगे, वट एवर इट इज। तो वो पार्शियली अग्री करते हैं बट फुल्ली अग्री नहीं करते। मैसेज को फुल्ली एक्सेप्ट करने में उन्हें शायद किसी तरह की इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। एंड थर्ड इज अपोजिशनल रीडिंग। इसमें ऑडियंस जो होती है वो मैसेज को एंटायरली रिजेक्ट कर देती है और मे बी इसे उस मैसेज को इस तरीके से इंटरप्रिटेट करती है कि जो प्रोड्यूसर ने इंटेंट रखा था उस मैसेज को डिलीवर करते वक्त वो उसका बिल्कुल अपोजिट ही समझती है और अपोजिट ही कहती है। शायद इस वजह से क्योंकि उनके शायद कल्चरल बैकग्राउंड्स और बिलीफ मैच नहीं कर रहे होते हैं डोमिनेंट आइडियोलॉजीज से जो मीडिया में प्रेजेंट की गई थी। जैसे कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो एनवायरमेंटलिज्म के लिए स्केप्टिकल है, जो एनवायरमेंटलिज्म के लिए नास्तिक जैसा व्यवहार करते हैं या मानते नहीं हैं इस चीज़ में, वो व्यक्ति कह सकता है कि ये सारी अनाउंसमेंट और रिसाइकलिंग की बातें एक प्रोपेगेंडा के तहत ही की जा रही हैं, ये सब बस प्योर मैनिपुलेशन का खेल है, और वो पूरे मैसेज को उल्टा ही समझता है और रिजेक्ट कर देता है इंटेंट मीनिंग को। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया। मीडिया किस तरह से रेस को, जेंडर को, क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है पावर स्ट्रक्चर को शेप करने में और सोशल नॉर्म्स को बनाने में। हिस्टोरिकली मीडिया ने माइनॉरिटीज़ को, रेसेस को, जेंडर्स को स्टीरियोटिपिकली पोर्ट्रे किया है, जिससे रेशियल हायरार्कीज़ को बढ़ावा मिलता है। मीडिया ने पैट्रियार्की का भी काफ़ी समर्थन किया है, जैसे कि समाज में मेंस की पोजीशन को डोमिनेंट दिखाना और वुमेन्स की पोजीशंस को पैसिव दिखाना, निष्क्रिय दिखाना। टिपिकली अमीर लोगों की ग्लोरीज को रिप्रेजेंट करना और उनकी वेल्थ को ग्लोरीफाई करना और वर्किंग क्लास की उपेक्षा करना, उनको थोड़ा नीचा दिखाना, निचला दिखाना, निम्न स्तरीय दिखाना। पर अब चीज़ें बदल रही हैं। काफ़ी बार मीडिया ने क्लास स्ट्रगल्स को दिखाया है, सोसाइटी के डिवीजन्स की आलोचना की है, सोसाइटी को एक इंक्लूसिव प्लेस बनाने के लिए किए गए मूवमेंट्स को सराहा भी है। अल्टीमेटली मीडिया चाहे तो पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दे सकती है, चैलेंज कर सकती है और समाज में एक अच्छा बदलाव लाने में मदद कर सकती है। मीडिया के रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि मीडिया किसी मुद्दे को कैसे दिखा रही है। पॉपुलर कल्चर इन कल्चरल स्टडी। पॉपुलर कल्चर सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है। पॉपुलर कल्चर ऐसे बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर लोगों ने, वाइड रेंज ऑफ पीपल ने एक्सेप्ट किए होते हैं। ये ऑर्डिनरी लोगों के बीच में पॉपुलर होता है और एग्जाम्पल्स हैं फैशन, मास मीडिया, टीवी, स्पोर्ट्स, फूड, ये सब पॉपुलर कल्चर में आते हैं। पॉपुलर कल्चर के जो बिलीव्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करती हैं और इजीली एक्सेसिबल होती हैं, आसानी से उपलब्ध होती हैं। पॉपुलर कल्चर कुछ चीज़ों को इस तरीके से नॉर्मल बना सकते हैं, कुछ नियमों को, कुछ चीज़ों को, कुछ बिलीव्स को, कि वो डोमिनेंट लोगों के पक्ष में हो और हेजेमनी को बढ़ावा भी दे। ऑल्सो पॉपुलर कल्चर रेजिस्टेंस का कारण भी हो सकता है। लोग साथ मिलकर चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, रिफ्यूज़ करना या आंदोलन करना, ये भी कर सकते हैं। अब पॉपुलर कल्चर ग्लोबल फोर्सेस के द्वारा शेप किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा आदान प्रदान है वो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, तो लोगों की आइडेंटिटी, बिलीव्स इंटरनेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो केवल प्रैक्टिकल यूज़ की वजह से ही केवल इसके साथ नहीं जुड़ते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी से जुड़े हुए सिंबॉलिक मीनिंग्स की वजह से भी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनते हैं और बनना पसंद करते हैं। हाई कल्चर वर्सेस लो कल्चर।
हाई कल्चर ऐसे प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ की ओर इशारा करता है जो मेनली एलीट यानी कि कुलीन वर्ग के लोग और एजुकेटेड क्लास के साथ ही एसोसिएट होते हैं। ऐसी चीज़ों को आमतौर पर उनके सोफिस्टिकेशन, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ या हिस्टोरिकल मीनिंग के लिए वैल्यू दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि बीथोवन या मोजार्ट का म्यूजिक, या फाइन आर्ट्स जैसे कि पेंटिंग्स, ओपरा, बैले एंड लिटरेचर। इन चीज़ों को सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। इनमें माना जाता है एक डेप्थ है, एक क्लास है, एक टेस्ट है। इसे इंटेलेक्चुअल्स की और हाई एलिट्स की चीज़ें मानी जाती हैं। ये हाई कल्चर का एग्जाम्पल है। ऐसी चीज़ों को टाइमलेस माना जाता है और ऐसी चीज़ों को फुल्ली इंजॉय करने के लिए इनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इन्हें खुल के अप्रिशिएट कर पाएंगे। और ये चीज़ें म्यूजियम, थिएटर्स, यूनिवर्स से जुड़ी हुई होती हैं। लो कल्चर, इसमें ऐसे कल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि मास लेवल पर यानी कि वाइड लेवल पर अवेलेबल होते हैं आम ऑडियंस के लिए, वो वाइड वैरायटी और रेंज में, वो इसमें आते हैं। ऐसी चीज़ों को कॉमर्शियल या फिर ट्रिवियल यानी कि मामूली और सिंपल समझा जाता है, जैसे कि पॉप म्यूजिक, रियलिटी शोज, टीवी, कॉमिक बुक, वीडियो गेम्स, मेनस्ट्रीम सिनेमा। ये चीज़ें ज़्यादातर लोग यूज़ कर सकते हैं। इनकी ज़्यादा वैरायटी होती है, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, वाइडली अवेलेबल होते हैं सबके पास, ये इजीली अवेलेबल होते हैं और जनरल पीपल इनके कंज्यूमर होते हैं, लाइक पीपल लाइक यू एंड मी। और आमतौर पर अम्यूजमेंट बेस्ड होते हैं और आमतौर पर एक कंज्यूमरिज्म और कॉमर्शियल इंटरेस्ट से एसोसिएट होते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे जॉन बॉड्रियार्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्युलक्रा एंड सिम्युलेशन। जो जॉन बॉड्रियार्ड ने सिम्युलक्रा और सिम्युलेशन का कॉन्सेप्ट अपनी बुक सिम्युलक्रा और सिम्युलेशन 1981 में दिया था। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी, अब मीडिया में रिप्रेजेंटेशन कोई सिंपल काम नहीं रह गया है, कोई इजी प्रोसेस नहीं रही। अब मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है, मास मीडिया के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो हम दिखा रहे हैं, वो केवल रियलिटी का ओरिजिनल रिफ्लेक्शन नहीं रह गया है, बल्कि जो शो हो रहा है वो रियलिटी से इतना अलग है कि वो रियलिटी को ही बदल देता है, जिसे उन्होंने हाइपर रियलिटी कहा। सिम्युलक्रा उन चीज़ों का कॉपी या रिप्रेजेंटेशन है जिनका अभी कोई ओरिजिनल सेल्फ नहीं है, रह नहीं गया है, या जिनका कोई ओरिजिनल रूप कभी था ही नहीं। बॉड्रिया कहते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जस्ट सिम्युलक्रा यानी कि कॉपीज और रिप्रेजेंटेशन उन चीज़ों के जो रियल में है ही नहीं, ज़्यादा रियल लगती हैं, रियल वर्ल्ड से भी ज़्यादा रियल लगती हैं। और इसी से हाइपर रियलिटी का जन्म होता है, जहाँ पर रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन के बीच का जो अंतर होता है वो समझ ही नहीं आता है। हम बता ही नहीं सकते कि क्या रियल है और क्या रिप्रेजेंटेशन है। हाइपर रियलिटी उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। हाइपर रियलिटी में रियलिटी साइंस और सिंबल्स के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ क्या रियल है और क्या फिक्शनल, ये पता कर पाना मुश्किल होता है। इनके बीच में जो लाइन होती है वो एकदम ब्लर हो चुकी होती है, और ये एक ऐसी रियलिटी को जन्म देता है जो फिजिकल वर्ल्ड से भी ज़्यादा रियल है, जो रियल दुनिया के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्टिव और कन्विंसिंग लगती है। एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी के जितने भी ऐप्स आप देख रहे हैं वो इस चीज़ का उदाहरण है। कई सारे लोगों के लिए ये जो हाइपर रियलिटी है, ये जो सिम्युलेशन और सिम्युलक्रा का जो काम है, वो उनके फिजिकल वर्ल्ड और लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, कन्विंसिंग लगती है और उनके लिए परफेक्ट लगती है। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉपुलर कल्चर। पोस्ट मॉडर्निज्म हाई और लो कल्चर के बीच में जो बाउंड्री खींची है उसे चैलेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए एक पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग में क्लासिक आर्ट के एलिमेंट हो सकते हैं कॉमिक रेफरेंसेस के साथ। पोस्ट मॉडर्निज्म पॉपुलर कल्चर को एम्ब्रेस करता है और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में सेलिब्रेट करता है। वो पॉपुलर कल्चर की पावर को एक्नॉलेज करता है। वो मूवीज, टीवी, म्यूजिक और पॉपुलर कल्चर के अदर फॉर्म्स को इम्पोर्टेंट मानता है हमारी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने में। पोस्ट मॉडर्निज्म में कल्चर्स की आपस में ब्लेंडिंग एक हॉलमार्क की तरह दिखती है। पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू करता है कि किसी भी सिंगल टेक्स्ट का
कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, कोई फिल्म हो या कोई सॉन्ग हो। पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू करता है कि इन सब में से किसी का भी कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता। पोस्ट मॉडर्निज्म पॉपुलर कल्चर को फ्री बनाता है कि वो कुछ भी बन सकता है, वही इंफीरियर बन सकता है, इंटेलेक्चुअल बन सकता है या सिंपल बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल पेस्टिश के कॉन्सेप्ट को। कल्चरल पेस्टिश से मतलब होता है अलग अलग स्टाइल्स, जॉनरास, आर्टिस्टिक फॉर्म्स का आपस में ब्लेंड होना या फिर नए नए आर्टिस्टिक फॉर्म्स का इमिटेशंस का बनना, यानी इनके जैसी नई नई आर्टिस्टिक फॉर्म्स का बनना। और इनमें एक हायरार्की या ऑथेंटिकनेस की कोई सेंस नहीं होती, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इनको किसी पोजीशन पर रखा जाए कि ये एक उच्च कला है या ये कैसी कला है, सिंपल कला है, या फिर ये उस आर्ट फॉर्म से निकली है या उसकी सब कैटेगरी है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने आप में एकदम अलग इंडिपेंडेंट है। ये पैरोडी की तरह नहीं होती जो अपने ओरिजिनल का ही मजाक उड़ाती है। पेस्टिश तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है और इस चीज़ को एम्ब्रेस करती है और सेलिब्रेट करती है कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में कई सारी कलाएं आपस में मिलजुल कर रह सकती हैं, सबकी जगह है। हाई और लो कल्चर भी इसमें आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। ये किसी चीज़ पर प्रायोरिटाइज करने की कोशिश नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए एक पेस्टिश मूवी में रोमांस के और साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स दोनों हो सकते हैं बिना किसी एक दूसरी कैटेगरी को डोमिनेट किए, बल्कि इन दोनों की मदद से ही कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, कल्चरल रेजिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट। सभी लोग डोमिनेंट आइडियोलॉजी और वैल्यूज से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट रखने के लिए कल्चरल रेजिस्टेंस शो करते हैं। मार्जिनलाइज्ड को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नए कल्चरल फॉर्म्स डेवलप होते हैं, जैसे कि हिप हॉप कल्चर। रेशियल इनइक्वालिटीज़ और सोशल इकोनॉमिक्स के विरोध में, रेशियल इनइक्वालिटीज़ जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ वहाँ हो रही थी, तो उन्होंने हिप हॉप का सहारा लिया, ग्राफिटीज बनाकर, रैप म्यूज़िक का इस्तेमाल कर इन चीज़ों को एक विरोध का जरिया बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका बनाया और डोमिनेंस के खिलाफ और कैपिटल कल्चर के खिलाफ विरोध किया। दूसरा उदाहरण है फेमिनिस्ट मीडिया। फेमिनिज्म मूवमेंट में मीडिया ने पैट्रियार्की के खिलाफ आवाज़ उठाने में और एक्सप्रेस करने में काफ़ी मदद की। उदाहरण के लिए ऐसे शोज़ जिनमें जो मैन कैरेक्टर्स होती है या उनका जो नरेटिव होता है वो पैट्रियार्की को और जेंडर इनइक्वालिटीज़ को दिखाने में मदद करता है। और ये केवल टीवी के बारे में नहीं है, लाइक मीडिया यूजेस के बारे में, जैसे कि बुक्स, जैसे कि फेमिनिस्ट नॉवेल्स और फेमिनिस्ट राइटर्स इसका उदाहरण है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ समझने में मुश्किल हुई है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको इजीली समझा सकूँ। फिर भी आपके कोई क्वेरीज या सजेशंस हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रेस एंड एथनिसिटी इन कल्चरल स्टडीज़, जिसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि कैन द सबल्टन स्पीक, ओरिएंटलिज्म, होमी के भाभा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस, क्रिटिकल रेस थियोरी, CRT और भी कई सारे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते लेक्चर 4 में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेवरेट लोगों को इस सीरीज़ का लिंक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।